नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में। और आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वायुमंडल के विषय में। ठीक है, तो वायुमंडल के विषय में अध्ययन करने से पहले सबसे बेसिक चीज़ है हमको जानना वायु के विषय में। ठीक है, व्हाट इज़ द एयर। ठीक है, वायु क्या होती है, सबसे पहले आप वायु के विषय में जानिए। और उससे भी पहले हमको पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जानना होगा। तो पदार्थ की बेसिकली जो अवस्थाएं होती हैं हमने आज तक पढ़ते आया है, शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, चौथी पाँचवीं छठवीं, है ना, पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग। तो पदार्थ की कुल मिला के जो होती है मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस होता है ठोस की क्या विशेषता होती है कि ठोस के जो अणु होते हैं वो एकदम एक दूसरे से कैसे होते हैं, सटे होते हैं, इसलिए वो चीज़ कैसी होती है, ठोस। ठीक है, उसी के बाद होते हैं द्रव। तो द्रव जो होता है, जो द्रव के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर पे होते हैं, इसलिए वो द्रव अवस्था में होता है। और तीसरी चीज़ होती है गैस। तो गैस के अणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी में होते हैं अगर हम तुलना करें ठोस और द्रव की अपेक्षा। ठीक है, तो इनके अणु कैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए वो किस रूप में होता है, गैस रूप में होता है। ठीक है, और एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो चौथी अवस्था होती है वो है आपकी ठोस, द्रव और गैस, और एक होती है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था के विषय में हम कभी और अध्ययन करेंगे। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ठोस, द्रव और गैस, जो तीनों का जो मिक्स फॉर्म होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायु क्या है, व्हाट इज़ द एयर। एयर जो है एक प्रकार से जो है गैसों का मिश्रण होती है। तो बहुत सारी गैसें जो होती हैं जब आपस में मिलती हैं तो उन गैसों के मिश्रण या मिलने से ही जो है किसका निर्माण होता है, आपके वायु का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वायु में किस किस किस्म की गैसें होती हैं, अगर हम वायु का अगर संगठन देखें, है ना, वायु का हमको संगठन देखना है, तो वायु में कई प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब गैसें होती हैं जिनसे मिलकर किसका निर्माण होता है, वायु का निर्माण होता है। ठीक है, हमको मालूम है कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या फैली हुई है, वायु फैली है। ठीक है, चारों ओर क्या फैली हुई है, वायु फैली है। और इसी वायु के घेरे या आवरण को या समूहों को या गैसों के मिश्रण या समूह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का आवरण या घेरा होता है, वायु का एक प्रकार का घेरा जिसने पूरी पृथ्वी को चारों ओर से क्या किया हुआ है, चारों ओर से घेरा हुआ है ना। तो इसको ही हम लोग कहते हैं वायुमंडल। तो एक प्रकार का ये आवरण है, या इसको चादर कह लो या घेरा कह लो, या गैसों का एक प्रकार का क्या है, समूह या मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसी से मिलकर क्या बनता है, वायु का मंडल, वायुमंडल। ठीक है, तो जो वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है कि बहुत सारी, मुख्यतः जो वायुमंडल होता है वो कई परतों में पाई जाती है। आपकी जो पृथ्वी के आजू बाजू जो गैसें पाई जाती हैं, जो वायु होती है वो कई परतों में पाई जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है, पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण होता है। और वायुमंडल जो है कई परतों में पाया जाता है। अगर हम वायुमंडल के अगर संगठन की हम लोग बात करें तो उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, है ना, क्या होती हैं उसमें, कई प्रकार की गैसें होती हैं। और साथ में क्या होंगे, कुछ उसमें ठोस कण भी होंगे। अगर हम लोग देखें मुख्य रूप से जो वायुमंडल है, वायुमंडल तीन चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो ये है गैस, दूसरा ये है धूल कण, ठीक है, और तीसरा आपका जो होता है ये कैसे मिलकर बना होता है, गैस हो गया, धूल कण हो गया और आपका जलवाष्प हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है आपका वायुमंडल, तीन चीज़ों से, गैसों से मिलकर बना है ना। तो बहुत सारी गैसें वायु का निर्माण करती हैं, है ना। और वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गैस होती है, धूलकण होता है और जलवाष्प होता है, और इसी से मिलकर क्या बन जाता है, वायुमंडल बना होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गैसों की, तो
नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है हमारे वायुमंडल में वो 78% है। ऑक्सीजन का हम लोग परसेंट देखेंगे तो 21%, आर्गन जो है 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। लेकिन वर्तमान में इसकी मात्रा बढ़कर 0.07 हो गई। ये एक प्रकार से जो है हरित गृह गैस है, मतलब ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ग्रीन हाउस गैस के विषय में हम लोग कभी विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। उसी तरीके से जो है जलवाष्प भी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। याद रखिएगा जब भूकंप की सिचुएशन आती है या जब भूकंप आता है तो उस समय जो है क्या होता है कि रेडान गैस निकलती है। रेडान गैस को जो है जो हमारे जीव जंतु होते हैं, यानी जो चौपाया जानवर होते हैं या जो चिड़िया होती है, क्योंकि इनका जो छठवीं इंद्रिय होती है वो बहुत ज़्यादा, या इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है बहुत तीव्र होती है। तो जब भी भूकंप आने वाला होता है तो जानवरों की जो हरकतें होती हैं वो कुछ अलग टाइप की होने लगती है। तो मतलब उसकी छठवीं इंद्री या घ्राण शक्ति जो है, सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो वहाँ से निकलने वाली गैस को सेंस करके या सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि हाँ कुछ प्राकृतिक हलचल होने वाली है, और वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से पलायन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने वायु देखा कि वायु क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देखा वायुमंडल मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना है, गैस, धूलकण और जलवाष्प, है ना। तो अब हम लोग बात करें तो जो जलवाष्प होता है, तो जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो होती है 0 से 4% तक। जो टोटल वायुमंडल में 0 से 4% तक ही जलवाष्प की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद धूलकण में क्या होता है, धूलकण में जो है आपके धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि धूलकण में सिर्फ धूलकण ही है, धूलकण में जो है आपके धूल के कण तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होगा आपके जो है औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से निकलने वाले जो होते हैं जो कण होते हैं वो भी जाके कहाँ मिल जाते हैं, आपके इन धूलकणों में शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ जो होता है जो समुद्री कण होते हैं, जब समुद्र से क्या होता है, समुद्र में जब जलवाष्प की क्रिया होती है तो उसके साथ में जो लवण होते हैं, जो नमक होता है, वो भी क्या होता है ऊपर जाकर आपके धूलकण में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि धूलकण में सिर्फ धूलकण ही होते हैं, धूलकण के साथ में जो होते हैं औद्योगिक कण भी होते हैं, समुद्री कण भी होते हैं, और साथ में आपका धुआं एवं अन्य प्रकार के कण भी उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि गैस, जलवाष्प और धूलकण के मिलने से ही हमारे प्यारे वायुमंडल का निर्माण होता है, और वायुमंडल जो है परतों में पाया जाता है। इस तरीके से पूरे वायुमंडल को हम लोग देखें तो वायुमंडल मुख्य रूप से 4 परतों में विभक्त होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लेंगे, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, भूगोल पढ़ें, तो अपना दिल और दिमाग और कान एकदम खुला रखें, क्योंकि भूगोल एकदम जो है व्यवहारिक विषय है, और इसको समझने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति को ज़्यादा तेज करना पड़ेगा। जब भी हम पृथ्वी के विषय में पढ़ेंगे तो आपको हमेशा इसकी त्रिविमीय आकृति के बारे में, मतलब 3D इमेज जो है आपके दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए। जैसे ये पृथ्वी है, चूँकि अब हम क्या पढ़ेंगे वायुमंडल की परतों के विषय में हमको अध्ययन करना है, तो हमने देखे कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने इस तरीके से बताया कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का पोल है, ये ध्रुव है ना। एक को हमने नॉर्थ पोल मान लिया, एक को हमने साउथ पोल मान लिया, और ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है जिसको कि हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के जो है विषुवत रेखा से अगर हम लोग बात करें, ये पूरी पृथ्वी है, अगर विषुवत रेखा से कुल मिला के पहले आप ये देख लो कि कितने मंडल होते हैं। सबसे पहले जो मंडल होता है क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, और सबसे ऊपर का जो है बहिर्मंडल होता है जिसको कि हम लोग अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा वाली लाइन है, मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर तक होती है, वो 18 किलोमीटर तक की होती है। अधिकतम ऊंचाई जो है, अगर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र से अगर क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखेंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होगी, 18 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कुल मिला के वायु की परत है, उन वायु की परतों को अलग अलग नाम दिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है,
है ना। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि विषुवत रेखे वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है सिर्फ 8 किलोमीटर तक होती है, लेकिन जब सेंटर पॉइंट से हम देखते हैं विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी है, 18 किलोमीटर। कारण क्या है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सूर्य का जो ताप होता है या सूर्य का जो प्रकाश होता है बिल्कुल सीधा पड़ता है। सीधा पड़ने के कारण वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर या जो तो तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हाई होने के कारण क्या होता है कि वहाँ की जो हवा क्या होती है, वहाँ की जो हवा होती है वो हवा कैसी होगी, गर्म होती है। और गर्म होकर क्या होगी, वो ऊपर उठती है और एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पकड़ लेती है, लगभग वो 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जाकर कहीं वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप देखना कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक की होती है, जबकि वहीं के वहीं हम लोग देखें ध्रुवीय क्षेत्रों को तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती, हमने पढ़े थे पहले वीडियो में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम होगा तो हवा ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो कैसी होगी, नीचे की ओर बैठने की कोशिश करेगी। तो इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में मात्र 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्रों में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हवा जो है बहुत ऊंचाई तक ट्रेवल करती है और कहीं जाकर स्टेबल हो जाती है। तो वहाँ से अगर हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई लें तो वो 18 किलोमीटर होती है। इसको क्षोभ मंडल या संवहनी मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल कहने का मतलब जितनी भी जो मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं या जितनी भी मौसम संबंधी परिघटनाएँ होती हैं वो सारे के सारे कहाँ घटित होते हैं, आपके क्षोभ या विक्षोभ मंडल में घटित होते हैं। चाहे तूफान हो, बारिश हो, तड़ित झंझावात हो, थंडरबोल्ट हो, जितनी भी जो घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं वो कहाँ से कहाँ तक घटती हैं, वो इसी क्षोभ मंडल के कारण ही घटित होती हैं। है ना, बात समझ में आ रही है। और आप जब क्षोभ मंडल से हम जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, मौसम शांत होगा। क्षोभ मंडल का मतलब ये क्षोभ मंडल ही मेन होता है, जो बारिश होती है, जो तूफान होते हैं, इन सब के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा मंडल जिम्मेदार होता है, क्षोभ मंडल होता है। इसलिए याद रखिएगा क्षोभ मंडल ही जो है पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि बारिश होती है इसी के कारण, है ना। तो और भी मौसमी जो घटनाएँ होती हैं वो इसी कारण होती हैं, क्योंकि बारिश होगी तो आपका धान पकेगा और भी अन्य चीज़ें पकती हैं, है ना, जो कि बारिश पे ही सारा हमारा सिस्टम निर्भर करता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हमारे लिए एक प्रकार से वरदान भी है। ठीक, अब हम जब क्षोभ मंडल से, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, हमने यहाँ विषुवत रेखा से माने तो 18 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर से फिर हम और 50 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं, है ना, मतलब ये टोटल ऊंचाई यहाँ तक कितनी हो गई इसकी, 18 किलोमीटर। और 18 किलोमीटर के बाद हम जब और 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ तक की जो परत आती है तो उस परत को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। मतलब 18 से 50 किलोमीटर ऊपर के, 18 से ऊपर के 50 तक की जो टोटल वो हो गया, उस क्षेत्र को जो हम लोग कहते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल में मुख्य रूप से क्या होता है कि समताप मंडल को समताप मंडल नाम क्यों दिया गया है कि समताप मंडल के जो शुरुआती 20 किलोमीटर होते हैं, मतलब शुरुआती 20 किलोमीटर में जो होता है, जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा एक समान बना रहता है। ठीक है, मतलब उसकी जो नीचे की जो मोटाई है 20 किलोमीटर तक की जो क्षेत्र होता है, शुरुआती 20 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसका, उस क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। मतलब हर बिंदु पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर एक समान होगा, मतलब टेम्परेचर सभी जगह कम रहेगा। इसलिए जो समताप मंडल का जो शुरुआती 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर तापमान क्या होगा, सभी जगह पर समान होगा, मतलब कम ही तापमान होगा वहाँ पर, है ना। और इस 20 किलोमीटर के बाद जब ऊपर हम सप्ताह मंडल में जाते हैं, सप्ताह मंडल में जब ऊपर जाते हैं तो वापस से क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पर सारे बिंदु में क्या हो रहा है, शुरुआती 20 किलोमीटर में तापमान कम है तो सभी जगह जो है टोटल 20 किलोमीटर की मोटाई में क्या होगा, तापमान समान होगा। और फिर इस 20 किलोमीटर के ऊपर का जो शेष क्षेत्र जो बचता है समताप मंडल का, तो वहाँ पर वापस से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है और सभी क्षेत्रों में फिर उस मोटाई में क्या होगा, तापमान फिर ज़्यादा रहता है। मतलब शुरुआती 20 किलोमीटर में
टेम्परेचर होता है इसका कम, और बाद के 20 किलोमीटर के बाद का जो ऊपर का जो समतापमंडल का ही जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी समताप मंडल में जो है कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। मतलब ओजोन गैस किसका अवयव है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन का ही अवयव है। ठीक है, कि ओजोन गैस क्या काम करती है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, ये उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। बात समझ में आ रही है। ठीक, समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगेंगी तो हमको कई प्रकार के रोग और व्याधियां होने लगेंगी। तो जो आपका समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन है वो एक प्रकार से पृथ्वी का क्या है, सुरक्षा कवच है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकती है या पृथ्वी के निचले वायुमंडल में आने से रोकती है। ठीक है, एक प्रकार से ये ओजोन सुरक्षा कवच का काम करती है हम पूरे प्राणियों के लिए। ठीक है, और पेड़ पौधों के लिए, है ना। तो हमने देखा कि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ हो रही हैं, क्षोभ मंडल में हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कोई विमान उड़ाया जा सकता है क्षोभ मंडल में? नहीं। जितने भी विमान उड़ेंगे वो कहाँ उड़ेंगे, इस समताप मंडल वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी मौसम संबंधी गतिविधि नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो नीचे तापमान नहीं कहना चाहिए, अगर मान लो किसी प्रकार का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है क्षोभ मंडल के कारण, तो एरोप्लेन कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे। उसको कोई मतलब नहीं है एरोप्लेन को कि नीचे का मौसम कैसा है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाइट पे उड़ रहा होता है। ठीक है, मतलब वो 18 किलोमीटर के ऊपर ही क्या करेगा, वो चलेगा। ठीक है, जितने भी आपके जो प्लेन होते हैं एरोप्लेन, वो समताप मंडल में ही चलते हैं। ठीक है, हमने ये भी बताया कि जो समताप मंडल होता है उसका शुरुआती 20 किलोमीटर के हर क्षेत्र में क्या होता है, इस पूरी मोटाई में 20 किलोमीटर की मोटाई में टेम्परेचर हर एक बिंदु पर कम होता है, और उसके बाद 20 किलोमीटर से ऊपर इसी समताप मंडल के, है ना, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, वापस से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर हम देखते हैं क्षोभ मंडल हमने देखा, समताप मंडल देखा। अब समताप मंडल के बाद में हम लोग देखते हैं मध्य मंडल। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है, और जो है मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, 50 से 30 किलोमीटर तक का जो इसका जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वापस से क्या होगा, टेम्परेचर DI ठीक है, पहले घटेगा, क्षोभ मंडल में क्या होगा, तापमान घटेगा, फिर क्या होगा, तापमान समताप मंडल में बढ़ेगा। लेकिन देखो शुरुआती 20 किलोमीटर में कम था, है ना, यहाँ पे शुरुआती 20 किलोमीटर में थोड़ा कम रहेगा और उसके बाद वापस से बढ़ जाएगा। फिर जो है मध्य मंडल में आएंगे तो वापस से तापमान क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। उसके बाद फिर वापस से क्या आएगा, जब हम लोग आयन मंडल में आएंगे वापस से तापमान बढ़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, दीदी। इसके लिए हमने क्या कोड यूज़ कर लिया, दीदी, DI डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। डिक्रीज मतलब तापमान का बढ़ना, और इंक्रीज मतलब डिक्रीज मतलब तापमान का घटना, और इंक्रीज मतलब जो है तापमान का बढ़ना। तो उसके लिए कोड क्या बनाए हमने, दीदी। कौन सा कोड बनाए हमने, दीदी का। और इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और कहाँ पर घटेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, क्षोभ मंडल देख लिया, समताप मंडल देख लिया, उसके बाद में हमने मध्य मंडल देखा। और अब हम लोग जब उससे ऊपर आएंगे तो 80 से जो 640 किलोमीटर या 600 से 640 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग आयन मंडल या आयनोस्फीयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयन मंडल ही होता है जो, इसमें कौन सी परतें पाई जाती हैं, ये भी परत परत में बना होता है ना। इसमें कई प्रकार की जो परतें पाई जाती हैं, और वो परतें कौन सी होती हैं, विद्युत चुंबकीय परतें होती हैं। आयन मंडल में कौन सी परतें पाई जाती हैं, विद्युत चुंबकीय परतें पाई जाती हैं। और कौन कौन सी पाई जाती हैं, D, F और G। इस तरीके से उनका नॉमेनक्लेचर किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंग D, F, G के नाम से
जानी जाती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये तरंगे हमारी जो पृथ्वी से जो सिग्नल छोड़े जाते हैं, है ना, पृथ्वी से जो रेडियो सिग्नल छोड़े जाते हैं, वो रेडियो सिग्नल जो हैं इन परतों से टकराकर वापस कहाँ जाते हैं, वो रिसीवर में आते हैं। ठीक है, जैसे जो डीटीएच है वो कैसे काम करता है कि जैसे पृथ्वी से मेन स्टेशन से अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं, है ना, रेडियो एक्टिव तरंगें किधर भेजी जाएंगी, वो आयन मंडल की ओर भेजी जाएंगी, और आयन मंडल की डी, एफ और जी तरंगें क्या करेंगी, उसको वापस पृथ्वी की ओर क्या करेंगी, है ना, वापस उसको पृथ्वी की ओर भेजेंगी। और पृथ्वी पर जो लगा एंटीना है, घर घर में एंटीना जो लगा हुआ है रिसीवर, वो उस सिग्नल को कैच करेगा और उसके माध्यम से फिर प्रसारण शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? तो इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है। ठीक, और इससे जब हम ऊपर जाएंगे, आयन मंडल से जब हम ऊपर जाते हैं, तो या इसको हम लोग इस क्षेत्र को कहते हैं, मतलब 600 से 640 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र, अर्थात आयन मंडल से जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर, या उसी को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी अंतरिक्ष में ही आपके क्या छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के जो उपग्रह हैं वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, वो आपके इसी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा भैया, सबसे पहले हमने देखा क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर है, जबकि तुलनात्मक रूप से वो ध्रुवों पर उसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 8 से जो 20 किलोमीटर का जो शुरुआती क्षेत्र होता है समताप मंडल का, यहाँ पर जो है टेम्परेचर कम होता है सभी बिंदुओं पर। ठीक है, और उसके बाद वापस से सभी बिंदुओं पर बढ़ जाता है। ठीक है, 20 से 50 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का जो पूरा क्षेत्र है वो समताप मंडल का क्षेत्र है। आप लोग बहुत ध्यान से पॉज कर करके वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, है ना। तो इस तरीके से जो है हम पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हमने वायुमंडल देखा, वायुमंडल की हमने परत भी देख ली, है ना। अब हम लोग जो है वायुदाब क्या होता है उसके विषय में भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायुमंडल में स्थिरता एवं अस्थिरता क्या होती है। ठीक है, वायुमंडल स्थिर कब होगा, जब पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई हवा जब ना बह रही हो, बिल्कुल मौसम कैसा हो, एकदम शांत होगा। जब हवा बिल्कुल नहीं चल रही होगी तो मौसम कैसा होगा, एकदम शांत होगा। यानी कुल मिला के हवा के हलचल से ही मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हवा एक क्या है, एयर इज़ द एजेंट। हवा क्या है, एक प्रकार की एजेंट है जो पूरे वातावरण या मौसमी दशाओं को बदलने की हिम्मत रखती है। ठीक है, तो वो कब होगा, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कब चलेगी जी, वो कब चलेगी, जब ताप प्रवणता और दाब प्रवणता होगी तब। अब हम देखेंगे कि ताप प्रवणता और दाब प्रवणता क्या होती है। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। ताप प्रवणता और दाब प्रवणता क्या है, देखिए उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए। कुछ पॉइंट हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ था। देखिए प्रारंभ में जब पृथ्वी बनी तो वो क्या था, गैसों की बादल थी। पृथ्वी क्या था, शुरू में गैसों का एक प्रकार का बादल था, पृथ्वी के पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो पृथ्वी क्या था, शुरुआती तौर पे जब बनी पृथ्वी, ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, तो वो क्या थी, गैसों का बादल थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, नेबुला कहते थे। ठीक है, तो क्या कहा गया, उसको नेबुला कहा गया। पृथ्वी को क्या क्या कहते थे, नेबुला, क्योंकि गैसों का बादल था। ठीक है, तो घूमने के कारण क्या हुआ, पृथ्वी घूम भी रही थी, अब घूमने के कारण क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई, और ठंडी होने के कारण क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर 2 ही गैसें थी। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, 2 ही गैसें मुख्य रूप से पाई गई थी। ठीक है, फिर लगातार धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी का शुरुआत इसमें, पृथ्वी के पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो भी कम था, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने के कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी वो यहाँ रुकी नहीं, बल्कि वो ऊपर की परतों के ऊपर जाकर क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का क्या था, शुरुआती तौर पर 2 ही गैसें थी, हाइड्रोजन हीलियम, है ना। और उस समय क्या था, पृथ्वी का आकर्षण बल कैसा था, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा था, कम था। कम होने के कारण क्या हुआ, ये उन गैसों को पकड़ नहीं सका, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो कम होने के कारण इन गैसों को पकड़ नहीं सका, और ये गैसें लगातार क्या हुई, ऊपर की ओर जाकर शिफ्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से फिर हम देखते हैं
कि पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की भूगर्भिक घटनाएं, मतलब भूगर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसके वजह से कई प्रकार की जो है गैसों का निकलना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार के जब पृथ्वी शुरू में बनी हुई होगी तो पृथ्वी में कई प्रकार के भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं घटित हुई, तो उनके घटित होने से कई प्रकार की गैसें जो है वो पाई गई, है ना। नाइट्रोजन नहीं था तो नाइट्रोजन भी कहाँ से आया, पृथ्वी में जितनी भी भूगर्भीय घटनाएं घटी उसके कारण नाइट्रोजन आया, उसी के कारण सल्फर आई, उसी के कारण जलवाष्प आया, उसी के कारण आर्गन, रेडान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान सब कहाँ से निकल के आई हैं, पृथ्वी के अंदर से ही निकल कर आई हैं। ठीक है, शुरुआती तौर पे पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, और ऑक्सीजन नहीं था तो क्या उस समय जीवन रहा होगा? बिल्कुल नहीं रहा होगा। जिंदा रहने के लिए दो ही चीज़ तो चाहिए आपको, एक तो हाइड्रोजन चाहिए और एक तो ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं, क्योंकि इसी से मिलकर क्या बनता है? H2O। H2O मतलब जल। अगर हाइड्रोजन ना हो और ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? क्या पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, शुरुआती तौर पे हाइड्रोजन जो थी वो नहीं थी, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। ऑक्सीजन कब आया? कि पृथ्वी पर कुछ साइनोबैक्टीरिया नाम के जीवाणु आए। उन साइनोबैक्टीरिया जीवाणु ने जब श्वसन करना शुरू किया तो उस श्वसन क्रिया की प्रक्रिया के दौरान जो है कौन सी गैस का जन्म हो गया? यहाँ पर कौन सी गैस का जन्म हुआ प्रारंभ में? फिर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन बाद में आई है, शुरुआती रूप में हाइड्रोजन और हीलियम ही गैसें दो थी मुख्य रूप से, और बाद में जाके फिर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई। ठीक है, और 99% गैसें जो है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। तो जो हम ये मोटी तौर पर ये कह लें कि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 32 किलोमीटर तक ही सघन है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर गैसें कैसी हैं? भारी हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है वो नीचे की ओर पाई जाती है। तो ज़्यादातर गैसें कहाँ पाई जाती हैं? निचले वायुमंडल में ही पाई जाती है, क्योंकि वो गैसें कैसी होती हैं? भारी होती हैं, और जो चीज़ भारी होगी तो वो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में जल्दी आएंगी, और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आने के कारण वो नीचे के क्षेत्र में पाई जाएंगी। इसलिए 99% गैसें जो होती हैं वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं। उसके बाद में जो है इनका क्या हो जाता है? घनत्व कम होने लगता है, इनकी डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, तो हम मोटे तौर पे कह लें तो क्षोभ मंडल जो है यहाँ पर गैसें जो हैं बहुत ज़्यादा कैसी होंगी? ज़्यादा मात्रा में पाई जाएंगी, मतलब क्षोभ मंडल में गैसों का घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसको एक सामान्य पॉइंट के रूप में आप लोग याद कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए इशू हो रहा है लाइट का, इसको बुझा दे रहा हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है ना। सॉरी। तो इस तरीके से जो है हमने देख लिया है ना, हमने वायु देखा, वायुमंडल भी देख लिया। उसके बाद में मैं आपको कुछ बता रहा था कि वायुमंडल में स्थिरता और स्थिरता कैसे होती है ना। तो कुल मिला के हम दो चीज़ों को समझते हैं। हमने देखा सबसे पहले एयर। एयर मतलब होता है हवा। हवा क्या है? कुल मिलाकर गैसों का मिश्रण है। ठीक है, गैसों का मिश्रण है। कई प्रकार की गैसें हैं हमने देख लिया है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, हमने सारी चीज़ों को देखा। ठीक है, तो हर जगह पर क्या उपलब्ध है? हम इस रूम के अंदर अगर हैं तो रूम के अंदर भी क्या है? एयर मौजूद है। तो हमारे चारों ओर क्या मौजूद है? हवा मौजूद है। क्या मौजूद है? हवा मौजूद है। तो ये हवा क्या कर रही है? हर व्यक्ति के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर क्या लगाती है? एक दाब लगाती है। क्या लगाती है? एक दाब लगाती है, जिसे हम लोग कहते हैं वायु दाब कहते हैं। ठीक है, हवा क्या करती है? हर चीज़ के ऊपर एक दाब लगाती है, जिसको हम लोग वायु दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वायु दाब होता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर लग रहा होता है
तो आप ये समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर वायु दाब लग रहा है, वायु उस पर प्रेशर डाल रही है, उसको दबा रही है, तो उस व्यक्ति को तो चटनी बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? वो चटनी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जितना वायु बाहर से दाब लगा रही है, उतना ही मनुष्य के शरीर के अंदर मौजूद जो एयर होती है, उसको काउंटर करने के लिए बाहर साइड पर उतने ही प्रेशर का जो है बल लगाते, जिसके कारण वो साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में आ जाता है। तो अब बात आती है कि ये वायु दाब क्या होता है। तो वायु दाब का मतलब होता है वायु द्वारा किसी स्थान पर लगाया जाने वाला दाब। तो वायु की एक विशेषता होती है कि वायु जब ठंडी होती है तो वो नीचे की ओर बैठती है, और बैठने के कारण वो किसी भी चीज़ पर क्या लगाएगी? दबाव लगाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। तो हमने देखा पहले एयर गैसों का मिश्रण है कुल मिलाकर, और वायु क्या करती है? दाब लगाती है, जिसको हम लोग वायु दाब कहते हैं। ठीक है। जितना वायु दाब बाहर से लगेगा, उतना ही वायु दाब शरीर के अंदर से बाहर की ओर लगेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर हमने गैसों के विषय में देखा। अब हम लोग देखेंगे काय के विषय में? पवन के विषय में देखेंगे। पवन को हम लोग कहते हैं विंड। पवन को हम लोग क्या कहते हैं? विंड। ठीक है। हमको मालूम है कि पूरी पृथ्वी पे जो है सब जगह क्या है? गैस है, मतलब गैसों का मिश्रण है, मतलब क्या है? एयर है। अब क्या है, मान लो